फिरोजाबाद में 10 जून को आगा शाह की मस्जिद के बाहर गली में काफी तादाद में मुस्लिमों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी की और कई युवक चेहरा ढके हुए थे और विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उन्हीं में से 24 लोगों की पहचान के लिए थाना रसूलपुर पुलिस ने उनके बड़े बड़े पोस्टर बनवाकर नलबंदा चौराहा, नालबंद पुलिस चौकी सहित 8 से 10 जगह पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने देखिए, यही बड़े बड़े फ्लक्स लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि जो भी इनकी पहचान बताएगा उनको इनाम दिया जाएगा और उनकी गोपनीयता भी बरकरार रखी जाएगी। तो देखिए, ये पोस्टर हैं जो वो लगा दिए गए हैं शहर के कई प्रमुख हिस्सों में और लोगों से अपील की गई है कि इन लोगों की पहचान बताएं, इनाम भी मिलेगा और नाम भी गुप्त रखा जाएगा। देखिए, ये जो फिरोज़ाबाद है वो शहर बड़ा सेंसिटिव शहर है, चूड़ी का शहर है और इसमें जो हमारे यहाँ जुम्मे की नमाज़ के बाद में कुछ गली के अंदर में जिन्होंने इकट्ठा होकर नारेबाजी की थी, उन लोगों के कई लोगों के जो चेहरे थे वो ढके हुए थे। तो उसमें सभी जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं, जो हमारे धार्मिक उलेमा हैं, जितने हमारे सिटीजन्स हैं व अन्य ग्रुप हैं, उन सभी से सहयोग लिया जा रहा है। उनका फ़ोटो एल्बम्स वगैरह बनवा के जो है लगातार दिखवाया जा रहा है और उसमें चिन्हित भी कराया जा रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपना मुंह छुपा के कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि दे नो कि दे आर वायलेटिंग द लॉ एंड उस लॉ के जो वायलेशन है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके क्रम में इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। कानपुर और प्रयागराज के बाद फिरोजाबाद भी पुलिस अब एक्शन में दिख रही है, क्योंकि 10 जून को यहाँ जो विरोध प्रदर्शन किया गया था नालबंद चौराहे पर, उसमें कुछ ऐसे युवक थे जिन्होंने चेहरे अपने ढके हुए थे और वह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। आशंका यह है कि ये चेहरे ढके हुए लोग कौन हैं और इनके अंदर क्या मंशा थी, इसलिए पुलिस ने इनके पोस्टर चस्पा किए हैं। इस समय हम नालबंद चौराहे चौकी पर मौजूद, आप देख सकते हैं यहाँ उन 24 युवकों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं। इन युवकों की पहचान करने के लिए पुलिस ने इन पर इनाम भी रखा है कि जो भी इनकी पहचान करके पुलिस को बताएगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस इन पर सख्त कार्रवाई करेगी पहचान के बाद और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। कृष्णा पोरवाल, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद। 10 जून को अम्बेडकर नगर के टांडा में बवाल प्रदर्शन और पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस आरोपियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। अब तक 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बवाल में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस उपद्रवियों की फोटो टांडा शहर के चौराहों समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर रही है ताकि जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके। इस दौरान पुलिस ने अपील करके लोगों से कहा है कि किसी भी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं हो। पिछले फ्राइडे को नमाज कायदे से अदा हो गई। उसके बाद कुछ लोगों ने फराज नाम का लड़का था, उसके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करना चाहा, जुलूस निकालना चाहा, जिसको रोका गया। इसमें कुछ पत्थर फेंके उन लड़कों ने, उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम। उस मुकदमे के अंतर्गत जो वीडियो फुटेज मीडिया के द्वारा और पुलिस के द्वारा बनाया गया घटनाक्रम का, उसमें जो लोग अपीयर हुए, जो बदमाशी कर रहे थे, उन सब की फ़ोटो निकाली गई है और उनकी पहचान कराई जा रही है। उन सब के खिलाफ मुकदमा कायम है। पहचान कराई जाने के लिए वो छोटे छोटे उनके फ़ोटोज़ लगाए गए हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंसा में अपने नेताओं के शामिल होने के आरोपों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर सहित अन्य जगहों पर हिंसा हुई, इसमें एआईएमआईएम नेता शाह आलम को आरोपी बनाया गया। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे हुए। इसके अलावा भी उन्होंने कई आरोप मढ़े। हमारे साथ इस समय एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, उनसे बात करते हैं। शौकत साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार कार्रवाई तो शुरू हो गई 2 हफ्ते से जो चल रहा था प्रदेश में। देखिए, उस कार्रवाई से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि वो कार्रवाई एक अच्छी हो रही है। कानपुर की घटना को अगर आप देखेंगे तो उसका वीडियो आज भी मौजूद है सोशल साइट पर, आप जा कर के देख लीजिए कि उसमें पुलिस वाले खुद ही पत्थर मार रहे हैं। पुलिस को पत्थर मारने का अधिकार किसने दिया? पुलिस के पास तमाम तरह के चीज़ें हैं, वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करे, लाठी चार्ज है, उसके बाद रबड़ की गोली है, लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस पत्थर मार रही है? दूसरी चीज़, वहाँ मैंने देखा कि एक दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हैं, पुलिस उनके साथ में है, वो भी पत्थर मार रहे हैं। कानपुर की घटना ना होती अगर दूसरे पक्ष के लोगों ने
उन पर बम या पत्थर ना चलाए होते, और भी पुलिस की मौजूदगी में चलाए गए। क्योंकि वो लोग जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग तांत्रिक तरीके से कर रहे थे, लेकिन वो भीड़ जो उग्र हुई है उसको उग्र दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। वो उनका अगर धरना था या एहतजाज था या प्रोटेस्ट था तो फिर उसमें दूसरे पक्ष को जाने की ज़रूरत नहीं थी। और अफसोस की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में एक 16 साल के बच्चे को लिंचिंग करने की कोशिश की गई कि उसको लिंच कर दिया जाए, मार दिया जाए उसको। पुलिस के सामने लोगों ने उसको मारा पीटा, उसके मुंह से खून आ रहा, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। फिर पुलिस उसको वैन में डालती है कि हम तुम्हारे इलाज के लिए हम तुमको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उसको ले जा कर के जेल में डाल दिया। एक आदमी को पुलिस वालों ने इतना मारा कि उसका पैर टूट गया। एक को इतना मारा, सहारनपुर की घटना को देख लीजिए आप, हवालात में ले जा कर के आप कुत्तों की तरह मार रहे हैं इंसानों को। ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? जो ये मामले हुए उसमें जो कार्रवाई चल रही है, AIMIM के कुछ लोगों पर भी, कुछ पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है प्रयागराज में भी। देखिए, ये फर्जी है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। MIM के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए, हमारे लीडर की मकबूलियत को देखते हुए, हमारे लीडर के ऊपर भी तो मुकदमा कर दिया इन लोगों ने। और ये पहली FIR ऐसी है जिसमें ये जिक्र ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर FIR क्यों हुई। तो इसमें हमारे ज़िला सदर के ऊपर किया गया। मैं सवाल कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से, प्रयागराज के पुलिस प्रशासन से, कि अगर आपके पास, आप ये कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, तो आपने जांच से पहले हमारे जिलाध्यक्ष के ऊपर मुकदमा कर दिया। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस है, कोई प्रमाण है आपके पास, कहीं वो CCTV फुटेज में आपको दिखे हों, या जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पर वो मौजूद रहे हों, या उन्होंने भीड़ को उकसाया हो, या उन्होंने सोशल साइट पे ये डाला हो कि चलिए फला जगह पे इकट्ठा होते हैं, कोई भी प्रमाण है अगर पुलिस प्रशासन के पास, तो वो मीडिया को प्रोवाइड करा दे। हम मान लेंगे इस बात को, फिर हम उनकी वकालत नहीं करेंगे। जो सख्त से सख्त सज़ा होती है आप उनको दीजिए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABC लखनऊ। और बड़ी खबर वाराणसी से है। यूपी STF ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा लीक कराने वाला गिरोह पकड़ा गया है। यूपी STF ने आरोपी देदुजय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी STF ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हिमाचल प्रदेश में हुआ था और यूपी STF ने आरोपी देदुजय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर दिल्ली से भी है। लंच के बाद राहुल गांधी से दोबारा पूछताछ हो रही है। लंच के बाद ईडी के सामने फिर से राहुल गांधी पेश हुए हैं। लंच से पहले तक ईडी ने 3 घंटे तक पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मामले में पूछताछ हो रही है और लंच के बाद राहुल गांधी से ईडी की दूसरे राउंड की पूछताछ जारी है। पहले राउंड में 3 घंटे 15 मिनट तक पूछताछ हुई। उसके बाद लंच ब्रेक दिया गया राहुल गांधी को और एक बार फिर से वो पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर, जहां पर उनसे पूछताछ एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो नेशनल हेराल्ड के मामले में ये पूरी पूछताछ चल रही है। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, फिलहाल इस वक्त क्या हो रहा है? क्या ईडी दफ्तर में पूछताछ एक बार फिर से शुरू हो गई है? जी बिल्कुल उदेश, अगर बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी से आज पूछताछ होनी थी, पहले 3 घंटा 15 मिनट तक उनसे पूछताछ की गई, फिर उनको लंच ब्रेक का टाइम दिया गया। उसी लंच ब्रेक में वो अपने आवास भारत तुगलक लेन पहुंचे, वहां पे उन्होंने खाना खाया। उसके बाद फिर सीधे सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे, जहां अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना और उनको देखने के बाद फिर वो दोबारा से ईडी के दफ्तर पर पहुंच गए हैं। दोबारा उनसे पूछताछ शुरू हो गई है, क्योंकि इस पूरे नेशनल हेराल्ड के मामले में जिस तरीके से 90 करोड़ का जो लोन है वो माफ किया गया, तो उसको लेकर के पूछताछ की जा रही है। उसी के जो गड़बड़ी के आरोप में ईडी पूरा पूछताछ कर रही है और इसमें अगर बात करें तो तमाम सारे डॉक्यूमेंट राहुल को दिखा के भी पूछताछ की जा रहे हैं। अब दूसरे राउंड की अगर बात करें तो ये पूछताछ शुरू हो गई है। हालांकि पूछताछ कितनी लंबी चलेगी इससे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईडी की पूछताछ अमूमन आमतौर पर लंबी ही चलती है। जैसे पहले 3 घंटे 15 मिनट राहुल गांधी के साथ चल चुकी है, अब दोबारा फिर से शुरू हो गई है। अब देखना है कि कितने घंटे तक ये पूछताछ चलती है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए अविनाश। तो
तो एक तरफ राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में जाकर पेश होना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन भी कांग्रेस ने किया। हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब राहुल गांधी पेशी से पहले कांग्रेस ऑफिस पहुंचे और फिर ईडी ऑफिस के निकले, यानी कि पूरा सियासी समा बांधा गया। और देखिए, सबसे पहले वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत हुआ और उसके बाद वो पहुंचे कांग्रेस के ऑफिस के अंदर, फिर ऑफिस के बाहर निकले, पैदल मार्च की शुरुआत हुई, सत्याग्रह मार्च निकाला गया। तो सवाल ये है कि एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच में इस मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस जांच का विरोध क्यों कर रही है। और आप देखिए 5वीं तस्वीर, बड़ी संख्या में जो राहुल के समर्थक थे उन्होंने प्रदर्शन किया, और केवल दिल्ली में ही नहीं, देहरादून, लखनऊ और देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किए गए। जांच और पूछताछ का विरोध किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल गांधी को पूछताछ के बुलाए जाने का विरोध प्रयागराज में भी देखने को मिला। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस के धरना स्थल पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व विधायक और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने की। कोई मामला नहीं मिला कहीं से, तो इस अखबार के माध्यम से इन्होंने कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी को अपने चंगुल में दबोचा जाए और दूसरों को संदेश दिया जाए। हालांकि ये तो लोकतंत्र के जहाँ जहाँ भी आवाज़ उठ रही है, जो भी आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ सीबीआई ईडी की कार्रवाई चली रही है, लेकिन अब इन्होंने कांग्रेस पार्टी पे भी हल्ला बोला है। तो आज पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी ईडी के कार्यालय हैं, कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी स्वयं वहाँ पर ईडी कार्यालय गए हैं। वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पूछताछ और कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश चल रही है। उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? तो सुना आपने, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर कांग्रेस दबाव डालने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, तो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली पहुंच जाएं और ईडी को घेर ले। तो बीजेपी का आरोप यह है कि भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद कांग्रेस दबाव बना रही है। वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। लखनऊ के टंडन हॉल में जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे विधान परिषद के निर्विरोध निर्वाचित सदस्य, सपा के 3 निर्वाचित सदस्यों ने सर्टिफिकेट ले लिया है, जबकि बीजेपी के 7 सदस्य पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी सर्टिफिकेट लेने पहुंचे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सभी सदस्य और ये लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे और इन्होंने अपनी जीत का सर्टिफिकेट लिया है। और खबर बागपत से, जहां मध्य प्रदेश के बालू माफिया का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां पर मृत व्यक्ति के घर पहुंची 39.40 करोड़ रुपए की आरसी। दरअसल बालू का पट्टा लेने में साल 2019 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया गया। रामधन शर्मा की कोरोना काल में मई 2020 में मौत हो चुकी है और अब मृत व्यक्ति के नाम से करोड़ों की आरसी देखकर सब हैरान है। वही मृत व्यक्ति के बेटे ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनका मध्य प्रदेश और बालू खनन से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। ये पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र के जीवाना गालियान का बताया जा रहा है। मेरठ के सिविल लाइन इलाके में साकेत के रहने वाले वीरेंद्र पाल सिंह के घर बदमाशों ने लोगों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मेरठ के पौष इलाके में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक के घर में बीती रात बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों के हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दरवाजा तोड़कर घर में घुसे थे और 25 तोले सोने की जेवर, नकदी और करीब 1 किलो चांदी के सिक्के बर्तन ले गए। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस बल के साथ ही फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड और सीओ भी पहुंच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 4 जने थे और चारों ही ब्लैक उसमें ड्रेस हुए थे, मास्क था
और वो जो है क्या कहते हैं कि उनके सबके हाथ में रिवॉल्वर। फिर वो हमें घर ले आए, इस कमरे में बिठा दिया उस वाले में। उसके बाद जो है उन्होंने फिर ये अलमारी खुलवाई। अलमारी के बाद फिर मेरी चाबी अलग है लॉकर की, फिर वो लॉकर की चाबी थी, बोले दीजिए नहीं ये है, और गोली मार दी। हमने कहा ले लो भाई, वो दे दी। तो जितना जो घर में कैश और थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो होती है वो सब ले। आवेदक का बताना है करीब 8:30 बजे 4 लोग, पहले 2 लोग घर में आए, उसके बाद फिर 2 लोग और आ गए। इन लोगों ने चूँकि वृद्ध थे उनको अंकल आंटी कह के एक किनारे कर लिया, और उसके बाद उनके पास जो भी कुछ सामान था, ज़्यादा नहीं था, बताया लाकर में, सारा ऑर्नामेंट लाकर में था। कुछ जो था वो जो पहने हुए थे वो सामान ले गए, कुछ पैसे ले गए, जो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। और बड़ी खबर गाजियाबाद से है। इंदिरापुर में 10 लाख की लूट हुई है। कलेक्शन एजेंट से 10 लाख की लूट हो गई और उसके बाद से हड़कंप मचा है। तो कानून व्यवस्था लगातार गाजियाबाद के सवालों के घेरे में रहती है और एक बार फिर से एक बड़ा कांड गाजियाबाद में हो गया। इंदिरापुरम में 10 लाख रुपए की लूट हुई है। कलेक्शन एजेंट से 10 लाख रुपए लूटे गए। और दिल्ली से यूपी में शराब लाने के बाद पकड़े जाने पर अब सीधे जेल होगी। दरअसल गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने बैनर पोस्टर लगा दिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि इन दिनों दिल्ली में 1+1 की पॉलिसी चल रही है। दिल्ली की शराब नीति की वजह से गाजियाबाद नोएडा के आबकारी विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके बाद आबकारी विभाग ने ये पोस्टर चस्पा कर दिए हैं कि दिल्ली की शराब अगर यूपी में लाई गई, गाजियाबाद में लाई गई, तो फिर सीधे जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को पहुंचे कारागार राज्य मंत्री का नगर के शिव चौक पर पहले तो प्रजापति समाज ने स्वागत किया और उसके बाद कारागार राज्य मंत्री धनवीर प्रजापति ने जिला कारागार में पहुंचकर एक महिला बंदी की बेटी का पहले जन्मदिन मनाकर केक काटा। आपको बता दें कि जिला कारागार में मनाए गए इस जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला बंदी 376 के मुकदमे में जेल में बंद है। उसकी बच्ची एक छोटी, उसका वहां पर जन्मदिन मनाया गया। महिला की बच्ची का पहला जन्मदिन था आज, उसी के लिए माननीय मंत्री जी आज कारागार में पधारे थे और उस महिला की बच्ची के जन्मदिन में उसका केक कटवाकर उसका जन्मदिन मनाया, उसका शुभारंभ किया। इससे एक माननीय मंत्री जी की जो सहृदयता है और जो मानवता है, एक अभिभावक के रूप में उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि कपूसमत कारागार परिवार के बंदी और कारागार परिवार एक परिवार है और उसके वो अभिभावक हैं। मुझे पता लगा कि एक बच्ची जिसका आज जन्मदिन है और वो महिला बच्ची के साथ आज जेल में है और वो उनका घर परिवार का कोई नहीं है, उनके उस बच्ची के पिता भी नहीं और वो महिला मनाना चाह रही थी, उसका जन्मदिन पहला जन्मदिन है। तो मुझे जेल अधीक्षक के माध्यम से पता लगा तो मैंने कहा मैं खुद आ रहा हूँ, उस बच्ची का जन्मदिन मनाऊँगा। बच्ची के लिए कपड़ा और मिठाई मैं भी ले करके आया हूँ, जिससे और महिला को ये पद महसूस न हो कि मैं घर से बाहर हूँ। इंसान होते हुए हमारी एक मानवीयता व्यवहार भी हमारा होना चाहिए और यहाँ केक की व्यवस्था इन्होंने करके रखी थी तो मुझे भी खुशी हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।